वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम बात का है में। आज हम बात कर रहे हैं ग़िज़ा और वर्जिश, बेहतरीन ज़िंदगी के दो बुनियादी उसूल। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद दानिश ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल टाउन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, नेशनल चैम्पियन हैं और पाकिस्तान स्पोर्ट से इनका इल्हाक है। दानिश, आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए, तनसाजी में कैसे आए, किससे मुतासिर हुए और अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग में जब चाइल्डहुड के अंदर हम रेसलिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, तो उससे इंस्पायर होके वहाँ पे एक उनके बॉडी वो रेसलर्स हैं, वो जॉन सीना, उनसे इंस्पायर हुआ। चाइल्डहुड में वो माइंडसेट एक अपना बनाया कि हाँ, जब वक्त आएगा तो ऐसी एक बॉडी बनानी है। तो उसके बाद जब मैट्रिक मैंने क्रॉस किया, 16 की एज हुई मेरी, तो उस वक्त मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम स्टार्ट किया, उसके 6 to 1 ईयर के दौरान एक अच्छी बॉडी मेरी डेवलप हो गई थी। तो उसके बाद मैं रिसर्च करना शुरू की, मैं अपने कोचेस चेंज किए कुछ, तो उनके पास मैं गया, जैसे शेख साबिर नसीर साहब हैं, मेरे कोच भी हैं, मेरे भाई भी हैं, उनके पास मैं गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, ये कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। फिर उसके बारे में रिसर्च की कि कंपटीशन में क्या देखा जाता है, क्या उसकी कैटेगरीज़ हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हमने देखनी होती हैं। फिर मैंने उनकी सुपरविजन के अंदर अपना आगाज़ किया बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का। सही है। अच्छा, अभी हमें पता चला कि 70% डाइट जो है वो मैटर करती है आपकी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, और जबकि 30% आपकी एक्सरसाइज होती है। तो क्या उस डाइट के ऊपर आपके एक्सपेंस जो आए वो आपने मेड कर लिया आसानी से? क्योंकि ये बड़ा महंगा खेल तस्वुर किया जाता है। नहीं, आसानी से ये चीज़ नहीं होती है। एक्सपेंस इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि आपका जो चिकन है वो हमें चिकन चाहिए होता है, फिश चाहिए होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें मिलता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बॉडी वेट के लिहाज से हमने अपना प्रोटीन लेना होता है। जैसे एक एवरेज हम भी लगाएं, एवरेज वेट जो पाकिस्तान में होता है 70 kg 75 kg, इतना एवरेज वेट होता है पाकिस्तान में। तो उसके लिहाज से हमें उसका डबल प्रोटीन लेना पड़ता है। तकरीबन 150 ग्राम्स 160 ग्राम्स हमें प्रोटीन चाहिए, जो हमें हाफ kg चिकन के अंदर या फिश के अंदर हमें वो मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। हमने प्रोटीन की आपने बात की, तो जिम के अंदर अगर आप कभी जाएं तो बहुत सारे जिम के शुरू में ही बड़े बड़े डब्बे सजा के रखे होते हैं अलमारियों के अंदर, और आने वाले लोग जो हैं वो भी उनको ख़रीदना पसंद करते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी इसकी एडवर्टाइजिंग चल रही होती है कि जी ये प्रोटीन खाएं, ये वे प्रोटीन है, ये फ्लाम प्रोटीन है, ये आप खाएं, दिनों के अंदर आपकी बॉडी बन जाएगी। तो क्या वो चीज़ें जो डिब्बा पैक होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं या वे प्रोटीन्स होती हैं, क्या वो सही है? देखिए, वे प्रोटीन या जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में एज अ बिगनर कोई आता है उसके लिए वो चीज़ नहीं है। वो बेसिकली जब आपको 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं वर्कआउट करते, जब बॉडी डिमांड करती है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, कुछ और अंदर चीज़ें ऐड हो, क्योंकि प्रोटीन के अंदर BCAAs होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमें हेल्पफुल होते हैं मसल्स को गेन अप करने के लिए या फैट लॉस के लिए। यानी आप कहते हैं कि वे प्रोटीन या किसी भी किस्म का सप्लीमेंट बिगिनर्स के लिए नहीं होता? बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता। तकरीबन आपको 6 to 1 ईयर के बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और चीज़ है, जैसे वर्ड इनके लिए यूज़ होता है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट का वर्ड का मतलब ही ये है कि वो आपकी डाइट से अलग चीज़ है। अगर आप डाइट से अपने वही प्रोटीन ले रहे हैं, वही कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपसे डाइट नहीं पूरी हो रही, डाइट आप नहीं ले सकते, देन आप सप्लीमेंट पे जा सकते हैं। अच्छा, ये भी आपने बात बता दी। बॉडी बिल्डिंग का जब जिक्र होता है तो जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, सबसे पहले उनके दिमाग में एक चीज़ आती है, और अक्सर अगर कोई तस्वीर लगा दे, कोई वीडियो लगा दे, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स में लिखा होता है सोशल मीडिया पे कि ये नकली बॉडी है, ये स्टीरॉयड्स की बॉडी है। तो स्टीरॉयड्स जो अमूमन हम सुनते हैं कि ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, बिल्कुल। तो क्या बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड्स यूज़ होते हैं? अमूमन देखा गया है कि इंजेक्शन भी स्टीरॉयड के यूज़ किए जाते हैं, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें। जी बिल्कुल, स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग का एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग में स्टीरॉयड्स, ठीक है। और स्टीरॉयड्स जो हैं बेसिकली ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है।
और जो स्टीरॉइड्स हैं वो बेसिकली अगर आपने यूज़ भी करना है तो उसकी एक कैटेगरी होती है। अगर आपने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आए होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े कोचेस होते हैं, वो कोचेस के सुपरविजन के अंदर वो स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, उनके साथ न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं, वो उनको बता रहे होते हैं कि आपने इतना स्टीरॉइड लेना, ये अमाउंट होगी, वो बॉडी वेट के लिहाज से होता है। और इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के ऊपर आप विदाउट स्टीरॉइड आप कोई भी कंपटीशन विन नहीं कर सकते। अच्छा, दो तरह के स्टीरॉइड्स होते हैं, एक तो जिनको हम इनटेक कर रहे होते हैं ना, ऑरल इनटेक होती है, एक होती है इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन की सूरत में होते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी देखा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर भी देखा है, कुछ लोगों ने इंजेक्ट किए और वो फिर वापस नेचुरल उनकी फिजिक बनी नहीं, वैसे वो वहीं पे ठहर गए और अब वो उसका शिकार हो गए, एक नई तरह की बीमारी का और एक नई तरह की परेशानी का शिकार हो गए। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ओरल और इंजेक्टेबल, ओरल जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है, क्योंकि आपने वो इंटेक्ट किया, आपके स्टोमक में गया, वहाँ से लीवर किडनी से पास आउट होता हुआ आपके ब्लड में वो गया, तो वो 70% वहीं पे ही इफेक्ट दे चुका होता है, हार्म कर चुका होता है आपके किडनी लीवर को, उसके बाद वो ब्लड में आ रहा है। जो इंजेक्टेबल है वो डायरेक्टली आप मसल में लगा रहे हैं, वो आपके ब्लड में जा रहा है, बट दोनों ही हार्मफुल हैं। अगर आप ओवरडोज करते हैं या आप उसको एक गलत तरीके से लेते हैं, एक अच्छा स्टीरॉइड लेना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर वो डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सॉल्ट्स मिक्सअप करके एक अनहाइजेनिक एक स्टीरॉइड देते हैं। तो एक अगर आपने लेना भी है तो आप एक कोच हायर करें, उसके साथ आप एक न्यूट्रिशनलिस्ट हायर करें जो आपको बताए आपकी बॉडी वेट के लिहाज से, आपके गोल के लिहाज से आपका स्टीरॉइड कौन सा आपको यूजफुल है। अच्छा, ये भी खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान में जो बिकने वाले स्टीरॉइड्स हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए या सप्लीमेंट्स स्पेशली, वो लोकली यूज़ किए जाते हैं और उनको लेबल किया जाता है किसी ब्रांड की कॉपी करके, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और इवन के कई लड़कों की डेथ्स भी हुई हैं। और अभी मैं सारा सलीम साहिबा से यही सवाल करना चाहता हूँ कि स्टीरॉइड्स या ऐसे सप्लीमेंट जो कि अनहाइजीनिक तरीके से बनाए गए होते हैं, उनको इनटेक अगर हम करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं? अगर तो वो सप्लीमेंट्स प्रोटीन से रिलेटेड है तब तो आपका लीवर सबसे पहले इफेक्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो मेन स्टोरेज होता है वो आपका लीवर होता है। एंड अगर तो आपका लीवर डैमेज हो गया है देन ऑटोमेटिकली किडनी एंड आपका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पर। बट अगर स्टेरॉइड्स का ओवरडोज है या स्टेरॉइड्स जो है वो सही तरीके से सही मॉनिटरिंग में नहीं लिए जा रहे तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है हार्ट पर। क्यों? क्योंकि वो आपकी जैसे इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, आपके ब्लड में जा रहा है, तो हार्ट का मेन काम ही पंपिंग का होता है। अगर ज़रा सी ओवरडोज होती है, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन की वजह से रिदम पूरा हार्ट का बिगड़ जाता है, दिल का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और दिल के मामलात जो है वो संभाल के रखिए। आजकल दिल जो है वो बहुत जल्दी आपके साथ बेवफाई कर रहा है, यानी आजकल कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा रेशो में हो रहा है। और इसी पे हम डॉक्टर साहबा से अगला सवाल करेंगे कि पहले देखा जाता था कि दिल के दौरे वो बड़ी उम्र के लोगों को पड़ते थे और ये कहा जाता था कि शुगर और दिल के अमराज ये बहुत अमीर लोगों के मर्ज हैं और ये 40-50 साल की उम्र में जाके उसके बाद जाके कहीं होते हैं। लेकिन अब नौजवानों में ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो क्या इसमें कोई हमारी ग़िज़ा का भी किरदार है जो हम खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह, क्योंकि जैसे अगर हम जंक खा रहे हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो ठीक नहीं है। छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, हमारे एशियन कंट्रीज़ में कहा जाता है कि जैतून का तेल जो है हम खाना पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैतून के तेल को आंच पर नहीं लेकर जाते, और जब हम ये चीज़ आगे लोगों तक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि पहले ज़माने के लोग भी जैतून में खाना बनाते थे। बिल्कुल बनाते थे, लेकिन उस टाइम पे मिट्टी की हांडी होती थी और उसका पेंदा बहुत मोटा होता था, डायरेक्ट हीट नहीं पहुंचती थी। जैतून के तेल को हीट अगर लग जाए तो वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैतून के तेल के अंदर उसको गर्म करके कुक करने के जो शवाहिद हैं वो बहुत कम है, बल्कि इसको ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर या सालन के ऊपर इसको बतौर सालन डायरेक्ट यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो एक तो ये कि आपने बता दिया, तमाम देखने वाले सुन ले
कि आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी या हेल्थ कॉन्शियस होके जैतून के तेल में ऑलिव ऑयल के अंदर कुकिंग ना करें, बिकॉज एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट या हीटिंग पॉइंट के ऊपर जाके उसके मॉलिक्यूल्स या उसके बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं और उल्टा वो नुकसान का बायस आपके लिए बनते हैं। अच्छा, एक सवाल दानिश आपसे है कि आपने कहा कि प्रोटीन को हमें इनटेक करना पड़ता है और पाकिस्तान में चूंकि जितने भी मीट हैं वो महंगे हैं तो उसको हम रिप्लेस करते हैं सप्लीमेंट से और जो वे प्रोटीन मिलता है उससे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खली की, द ग्रेट खली जिसे कहते हैं, आप चूंकि WWE से काफ़ी मुतासिर थे तो वो नॉन वेज खाते थे, सब्जी खोर थे, सब्जियां खाते थे और ये सब कुछ खाते थे, लेकिन उनकी बॉडी और उनका सारा स्ट्रक्चर देख के, डायाफ्रेम देख के कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने अपनी प्रोटीन को? प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको बीन से प्रोटीन मिल सकता है, बीन, बट एज अ बॉडी बिल्डर जब हमने बॉडी बिल्डिंग में जाना होता है तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, हमें एक लीन प्रोटीन चाहिए होता है। हमने जब compete करना है हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम रखने होते हैं। अगर आप बीन्स को लें तो 1/2 kg बीन्स के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 1/2 kg बीन्स बनाना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनती है जो बॉडी आपके डाइजेस्ट नहीं कर सकती और जो लूज मोशन टाइप, एसिड, डायरिया वगैरह इस तरह की इश्यूज आने लग जाते हैं, इंडाइजेशन हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाती है इससे। और दूसरी चीज़ जो है, आजकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं इनको बनाने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि अगर रिसर्च देखी जाए, पेस्टिसाइड जो है एक दफ़ा स्प्रे करें उसका असर तकरीबन 15 डेज रहता है। और यहाँ पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इनको चेक एंड बैलेंस रखे, अगर है भी तो वो अच्छे से चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, वो हर दूसरे तीसरे दिन बाद वो स्प्रे कर रहे होते हैं और एक चीज़ को जो पहले 2 महीने 3 महीने उसको डेवलप होने में, बनने में लगते थे, वो आजकल 1 मंथ या 15 डेज के अंदर वो डेवलप होकर मार्केट में आई होती है और हम वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। जब हम वो कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे पेस्टिसाइड्स, वो सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे स्टमक में जा रहे हैं और हर बीमारी का जो जड़ है वो हमारे स्टमक से ही है। हमारी डाइट अच्छी है तो हम हेल्थफुल हैं, हम हेल्दी हैं। अगर डाइट अच्छी नहीं है तो डिफरेंट तरह की हमें डिजीजेस वगैरह होंगी। मैं आपकी बात समझ गया और मैं चाहता हूं कि सुनने वाले और देखने वाले भी समझ जाए कि अगर हम मीट नहीं खाते, चिकन या फिर हम मटन या बीफ नहीं खाते, तो प्रोटीन सोर्स हमारे पास वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद हैं। जी, हम वहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं। जी, वेजिटेबल्स के अंदर प्रोटीन्स हैं, आप वहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेजिटेबल्स भी नहीं खाते, जैसे हमारे टीनेजर्स हैं या फीमेल्स हैं, वो कहती हैं ना हमने मीट खाना है ना हमने वेजिटेबल्स खानी है, देन उनके लिए प्रोटीन क्या होगा? देन वो सप्लीमेंट्स के ऊपर आए अगर वो नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी की डिमांड है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट्स। चले यहीं से हम शिफ्ट करते हैं ये सवाल सारा सलीम साहिबा की तरफ कि अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छी खुराक लें, बेहतरीन ग़िज़ा लें, हम फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, ताज़ा सब्जियां लेते हैं या फल लेते हैं। अब हम सब्ज़ी की बात करें तो हमारे यहाँ जो कुकिंग का एक स्टाइल है हमारे इंडो पाक के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हम ऑयल में या घी के अंदर उसको कुक करते हैं, मतलब ज़ीरो ऑयल कुकिंग का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमारे यहाँ तो जब तक वो लाल लाल तरी ऊपर तैर ना रही हो तब तक वो खाने का मज़ा नहीं आता। तो उन चीज़ों को जब हम एक्स्ट्रा कुक करते हैं ऑयल के अंदर तो क्या वो फ़ायदेमंद रहता है, क्या वो अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम लोग पहले जैसे कुछ लोग होते हैं तेल में पकाते हैं और कुछ लोग होते हैं घी में पकाते हैं, तो घी की कुकिंग नहीं होती, घी में कुकिंग होती ही नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और अगर आप तेल में कुक कर रहे हैं तो कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है कि अच्छा भाई ज़्यादा तेल में पका लो फिर तेल निकाल लो। जो तेल उसके अंदर कुकिंग के टाइम पर एब्जॉर्ब होना होता है वो हो चुका होता है और वही नुकसानदेह होता है। और जो ऊपर लाल लाल तरियां जो हैं वो होती हैं, वो सबसे ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो है वो बीमारियां होती हैं। तो जो सब्जियां होती हैं उनको तरीका ये होता है कि थोड़ा सा स्टीम कर कर और उसके बाद उसमें ऑयल डालकर उसको प्रॉपर कुकिंग कर ली जाए। इसी तरह अगर हम जो है वो प्रोटीन का कुछ कर रहे हैं तो अगर जैसे आप अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पहले जो एनिमल फैट्स होती थी जैसे घी है, देसी घी या फिर मक्खन है, अगर हम उसकी बात करें
उसमें कुक किया जाए तो क्या वो भी इतना ही नुकसानदेह है? वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह है। देसी घी, मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं, दिन का 1 से 2 चम्मच चाय की चम्मच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे चूल्हे पर ना लेकर जाएं। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, लोग साग खाते हैं, साग के साथ रोटी बनाकर और उसके ऊपर देसी घी लगाते हैं, वो अच्छा है, वो वाकई में अच्छा होता है। इसी तरह अगर आप साग चूल्हे से उतार कर उसके अंदर मक्खन डालें, वो भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन आधी चाय की चम्मच से 1 चाय की चम्मच। लेकिन अच्छा, ठीक हो गया, ये भी सही, आपने तरीका आपने सुन लिया। साथ साथ में आपको हम खाना और पकाना भी सिखा रहे हैं। तो सीड ऑयल्स जो होते हैं जितने भी, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कॉर्न ऑयल है या फिर ये सनफ्लावर ऑयल होता है, इनके बारे में ये बड़ी इनकी मशहूरी है और आजकल ये समझा जाता है कि सोशल मीडिया पे बड़ा कि ये खाएं, तो क्या ये वाकई में अच्छे होते हैं? जैतून के मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में आपको खाना पकाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो स्मेल होता है तो लोग उसमें नहीं जाते, तो आप सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल पे पका सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल के बारे में एक उसके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो कहते हैं कि दिल के पट्टों को ये कमज़ोर कर देती है, वो दिल की बीमारी का बायस बनती है, वो नहीं, उसके ऊपर एक रिसर्च आई है। मस्टर्ड ऑयल के अंदर अगर आप जो है डीप फ्राई कर खा रहे हैं 2 से 3 दफ़ा उसी तेल को यूज़ कर रहे हैं, तो वो दिल के पट्टों को कमज़ोर करती है। नहीं तो उसमें विटामिन ई और ओमेगा 3 के सोर्सेज होते हैं अगर हम रॉ फॉर्म लें मस्टर्ड ऑयल का तो, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्मेल होता है वो यूज़ नहीं हो रहा होता, इसलिए लोगों को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने सुना था, इस पे रिपोर्ट्स आई थी कि एरोसिक एसिड होता है इसके अंदर, मस्टर्ड ऑयल के अंदर, और ये मुस्तकिल तौर पर लंबे अरसे के लिए नहीं खाना चाहिए। बाकी मज़ीद इस पे बात करते हैं, अभी प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा।